नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पॉलिनोमियल में बहुपद में जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है क्लास 10th में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें एक्सरसाइज दी हुई है एक्सरसाइज 2.2, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सवालों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका किस तरीके से यूज़ करना है, उसका प्रयोग किस तरह से करना है। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ लेते हैं आप लोग सब कुछ, लेकिन उसको अप्लाई जब करने की बात आती है सवालों पे तो उसी में दिक्कत होती है, उसी में बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसी वजह से गलतियों की वजह से ही आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो कैसे इस गलतियों को न किया जाए और क्या होती हैं वो गलतियां, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेंगे। आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि सवाल करने का तरीका क्या है, और जो भी मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा या जो भी आपको मेथड बताऊंगा, अगर उसी को आप फॉलो करेंगे तो आपको गलतियां बिल्कुल ना के बराबर होंगी। देखिए मैथ्स में गलतियां तो सबसे ही होती हैं, लेकिन हमको सीखना यही होता है कि कम से कम गलतियां या ना के बराबर गलतियां करनी है। तो पहला सवाल ले लेते हैं। पहले सवाल में लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच, इसको बताने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और किस तरीके से जो आपने पढ़ा है उससे रिलेट करके अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तभी उसका कुछ फायदा भी होगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा हुआ था थ्योरी वो सवालों में रिलेट हो रहा है, और इस तरीके से आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। जब आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सवाल में आप उसे अप्लाई कर पाएंगे तो किसी भी टाइप का सवाल होगा आप बहुत कम समय में उसे बड़ा आराम से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर 2-3 बातें बताई थी। तो शून्यांक कह लीजिए, रूट्स कह लीजिए, मूल कह लीजिए। तो जब हम लोग इक्वेशन को देख रहे थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण, जब इसको देख रहे थे तो इसका हम लोगों ने एक स्वरूप बनाया था, एक फॉर्मेट बनाया था। किस तरह से था? के और ब्रैकेट के अंदर था एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक स्वरूप था। इसी को हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहां पर अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा इसके दो शून्यंक या मूल हैं। तो जब अल्फा और बीटा का हम लोग गुणन करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग सी बाई ए। और जब अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? माइनस बी बाई ए। तो देखिए ये मूलों का गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, यानी कि मूलों का धन या शून्यांकों का धन। तो देखिए यहाँ पर c बाई ए और b बाई ए माइनस बी बाई ए लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। बस यही 3 चीजों को लेकर हम लोग रिलेट करेंगे सवालों में, और सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए 8 है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। अगर यहाँ फॉर्मूले से आप देखेंगे तो मूलों का गुणनफल है c बाई ए। अब ये c क्या होता है, a क्या होता है और b क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं a। जो x यानी कि यहाँ पर 2 घात हो गई, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। तो जो पावर 1 होगी उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट को हम लोग विद साइन लेते हैं, चिन्ह के साथ लेते हैं। चाहे इसका कोफिशिएंट हो, चाहे इसका कोफिशिएंट हो, चाहे ये हो, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये a होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा संख्या वो a हो जाएगा, और x के साथ जो भी संख्या होती है वो b होती है, और लास्ट में इसके बाद जो भी टर्म बचता है जिसके साथ कोई भी x या एक्स स्क्वायर नहीं होता है, ये अकेले होता है, ये होता है हमारा c कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा अचर होता है और ये सारे चर होते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी के बारे में आपने देख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1। किसी भी संख्या के मल्टीपल में 1 हम मानते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, 1 को लिखते नहीं है। 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? ये जो लास्ट वाला टर्म है, इसी की तो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग इसको देखेंगे यहाँ से
सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी ऊपर है, ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए अल्फा बीटा। ये मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे, ए अल्फा और बीटा। यानी यहां से अगर हम लोग सी को लिखेंगे तो ए इंटू अल्फा और बीटा, यही लिखते हैं ना, बस इसीलिए ये सी हमने बताया अभी आपको। सी की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तभी वो सी बनेगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -8 मल्टीप्लाइड विथ 1 कितना हो जाएगा, -8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोगों को इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मूल हैं उन्हीं का यहाँ पर सम भी दिया हुआ है। तो सम कह देने का मतलब ये है कि जोड़ना ही नहीं है, प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस नहीं करना है। इसको हम लोग बीजगणितीय योग या अलजेब्रिक सम बोलते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब यही है कि अगर हम लोग दोनों संख्याओं को चिन्ह के साथ लेते हैं, इसको भी आप जोड़ ही रहे हैं, कितना आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख दें तो ये भी आप जोड़ ही रहे हैं, कितना आ गया। तो इसी तरीके से आपको समझना है, सम का मतलब सिर्फ प्लस करने से नहीं है, उसको हम लोग बीजगणितीय योग या अलजेब्रिक सम बोलते हैं, मतलब साइन के साथ। देखिए यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी सी। इसको मैं अभी सी बता रहा था, तो सी का मतलब यही है कि आप अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, ये तीनों होते हैं तब सी के बराबर। अल्फा बीटा तो ये है ही, ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि -2 आ जाए। दो ही हिस्सों में तोड़ना है। क्यों दो में तोड़ना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हम लोगों को 2 जीरोज मिलेंगे। कौन कौन से जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, वही हम पता करने जा रहे हैं। तो देखिए अल्फा और बीटा का अलजेब्रिक सम -2 होना चाहिए। अब 8 को दो ही तरीके से लिख सकते हैं, अगर दो ही हिस्सों में लिखना हो, या तो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं या फिर 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 में तो आपको दिख रहा है कि अगर 4 माइनस का होता है और प्लस का 2 होता है तो इनका अलजेब्रिक सम -2 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यही लेंगे। अगर इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अब बीच वाले को हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए 2 प्लस का था इसलिए 2 प्लस का ही रहेगा। 4 माइनस का था, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, यहाँ में माइनस का 2 लाना है, तो ये बड़ा रहेगा तभी ये माइनस का 2 आएगा। और साथ में क्या है, -8। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं, यानी कि जो दोनों में हो उभयनिष्ठ उसको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर x निकल के आ रहा है, हमने x निकाल लिया, तो अंदर क्या बच रहा है। जब भी हम अंदर की चीजों को लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, क्योंकि ये जब गुणा होगा तो इन दोनों के अंदर गुणा होकर फिर से यही बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, x + 2, ये हो गया x + 2, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ से -4 कॉमन आएगा। -4 क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी -4 इंटू 2 भी लिखेंगे तब भी -8 आ जाएगा, और ये तो -4 है ही। ये दोनों में जो भी अधिकतम कॉमन होता है उसी को हम लोग निकालते हैं। तो -4 अगर आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो x -4 निकल गया, तो क्या बचा, +2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, x + 2 दोनों में कॉमन है। कौन से दोनों में, ये दो पद कहाँ है, कैसे हैं, इसको समझिए। दो पदों को अलग कौन कर रहा है, ये चीजें एक दूसरे के गुणा में है। इसका मतलब है कि ये पूरी एक संख्या हो गई, यहाँ पे चिन्ह लगा है माइनस का, इसके बाद ये दोनों इसके साथ गुणा में है, मतलब कि ये दूसरी संख्या हो गई। इसलिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। दोनों टर्म्स में से कॉमन कौन आ रहा है, तो दोनों टर्म्स में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो x + 2 इधर हो जाएगा, ये दोनों कॉमन निकल गए। अभी मैंने यहाँ कॉमन निकाला था तो ब्रैकेट लगाया था, इसका मतलब फिर से यहाँ पे एक और ब्रैकेट लग जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपको पता है जीरोस का मतलब यही होता है कि उसकी वैल्यू इक्वेशन में रख दी जाए तो इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, इसलिए उसको जीरोस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग जीरोस फाइंड करने के लिए 0 को इक्वेट करेंगे, यानी कि 0 के बराबर करेंगे ताकि आप हमको शून्य मिल सके। जब इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो बारी बारी से इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। यहां से कितनी वैल्यू आ गई x की, -2, और यहां से कितनी वैल्यू आ गई, ये इधर माइनस का है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि शून्यकों की वैल्यू आ गई है,
x के रूप में लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या आया है, अल्फा और बीटा। सत्यता की जांच कीजिए, यानी सत्यता करना है संबंधों के साथ, गुणांकों के साथ संबंध जो निकल रहा है उसकी जांच करना है। गुणांकों के साथ संबंध ये है, तो पहले हम लोग इसका सम देख लेते हैं कितना आ रहा है, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कितना आ रहा है। यही अल्फा है, यही बीटा है, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, यही दोनों वैल्यूज हैं। पहले हम लोग अगर अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, करिए ऐड। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, -2। अब यहां क्या फॉर्मूला लिखा है, -b/a। अगर हम इस इक्वेशन से -b/a लिखेंगे तो यही आना चाहिए, -2। तो लिखिए, यहां पर मैं एक बार आपको सुविधा के लिए लिख देता हूं, ABC की वैल्यू एक बार लिखेंगे, इसके बाद आगे से आपको ये खुद समझ जाना है। A यहाँ पर 1 है, B कितना है चिन्ह के साथ लेते हैं, मैंने आपको बताया था, -2 हो जाएगा, B = -2, और C कितना है, -8। तो देखिए कितना बोल रहा है, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो -b/a, b की वैल्यू है -2, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और a की वैल्यू 1 है। तो अगर हम लोग इसको जब करेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी प्लस का ही 2 है क्योंकि 4 बड़ा है। देखिए ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ पर अगला हम लोग को चेक करना है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 4 × -2, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 to the 8। अब हम लोग को करना क्या है, c/a लिखना है। अगर यहाँ से हम लोग c देखेंगे तो कितना है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू c को हम लोग साइन के साथ ले रहे हैं, -8/1। ये कितनी वैल्यू आ गई, -8/1 कितनी हो गई, 8। ये -8 हो गया। इसी तरीके से आपको सत्यता करके दिखानी है। इस सवाल को समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। अब इससे आगे जो सवाल है उसमें आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी पकड़ेंगे और हम लोग उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी कहने का मतलब समझते हुए, इतनी भी जल्दी नहीं कि आपको कुछ समझ में ही ना आए। अब देखिए, करने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन तो हमें सही फॉर्मेट में दी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मेट ये होता है, कभी भी इक्वेशन कहीं मिले अगर वो इस फॉर्मेट में नहीं है तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम लोग इसी फॉर्मेट में लेके आते हैं। सबसे पहले x² होगा, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, उसके बाद x होगा, उसका कोफिशिएंट होगा, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगले सवाल में लिख रहा है 4x² - 4s + 1। देखिए ये हमारा ऑलरेडी जो हमने भी एक फॉर्मेट बताया था कि पहले कौन सा होगा, स्क्वायर वाला टर्म होगा, यानी कि जिसकी घात 2 होगी, उसके बाद एक घात वाला होगा और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, 4s² - 4s + 1। आपको पता है इनको और इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया है तो 4 को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि बीच वाला ही आ जाए। तो आपको पता है 2 × 2, क्योंकि अगर आप -2 और -2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही आना था। तो इसमें कुछ भी बहुत है नहीं, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, -2s + 1। देखिए यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल देंगे। इसमें दोनों में 2s कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम जो कॉमन होता है हम उसी को लेते हैं, मैंने आपको बताया था। s दोनों में है और 2 भी दोनों में है, इसलिए यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा 2s, और यहाँ से सब चला गया तो -1। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे, आपको पता है इसी के फॉर्मेट का इसको भी बनाना है। ऐसा ही अगर ये भी बन जाएगा तो काम हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, 2s भी है, 1 भी है, लेकिन साइन चेंज है। अगर हम लोग -1 ही कॉमन निकाल लें तो अंदर कितना बचेगा, 2s - 1। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पर जब हम लोग माइनस चिन्ह को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे -1 है,
2 के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ तभी ये -2 बना। अब यहाँ से -1 गया तो यहाँ पे -1 नहीं था। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि -1 इंटू -1, 1 को ये भी तो लिख सकते हैं -1 इंटू -1। एक -1 यहाँ से ले लिया, एक -1 यहाँ से ले लिया, ये दोनों बाहर आ गया। इस तरीके से इनका साइन चेंज हो गया। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 2s - 1 और ये भी हो जाएगा 2s - 1। दोनों मूल एक जैसे ही आ रहे हैं। अब हम लोग इसको करते क्या है, इसको 0 को इक्वेट कर देते हैं, तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो 1/2 ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी कितना आ जाएगा 1/2। दोनों मूल एक जैसे हैं। अब हमको इसकी सत्यता की मतलब सत्यता देखनी है कि सही है कि नहीं, ये जो संबंध दिया गया है ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा और बीटा को गुणा कर लेते हैं। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे c और a लिखेंगे, c कितना है 1, a कितना है 4, तो ये c/a की वैल्यू है। आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन c/a के बराबर है, इसका मतलब सही है। दूसरा देखिए अल्फा और बीटा, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा 1, इसको करके देखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना लिखा है -b/a, तो देखिए -b/a हम लोग लिख रहे हैं, तो -4, b कितना है मैंने बताया था चिन्ह के साथ लेते हैं -4 अपॉन में a 4 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4/4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ रहा है, इसका मतलब सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 6x² - 3 - 7x। इसको कैसे करेंगे, जब भी सवाल पढ़िए तो अपना जो मेथड है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए सवालों के साथ कि आपसे मेथड को फॉलो करने में कोई गलती ना हो। सवाल को जिस तरीके से दिया है 6x² - 3 - 7x, मैंने आपको बताया था कि अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम लोग पहले इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म बीच में है, क्योंकि इसके साथ x का कोई टर्म नहीं है और x के साथ जिसका टर्म है वो बाद में। x² वाला पहले है, x² वाला पहले तो होना चाहिए, लेकिन बाद में 2 है उसको हम लोगों को पलटना होगा। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता ही है करना क्या है, 6 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 को क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखना है कि -7 आएगा। आपको पता है 9 × 2 कितना होता है 18, -9 प्लस का 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, प्लस का 6 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सब कुछ सही सही है। तो अब हमको करना क्या है कि इसको इसी फॉर्म में तोड़ देना है। 6x² - 9x + 2x + 3 इस फॉर्म में लिख दिया। जो कॉमन आ रहा है निकाल लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है। देखिए ये 3 × 3 होता है, ये 3 × 2 होता है, 6 को 3 × 2 लिखते हैं और x दोनों में है इसलिए कितना आ जाएगा 3x कॉमन आ गया। 3x कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचेगा 2x - 3। यहां पर हम लोग किस तरीके से लेंगे, यहां पर भी ये वाला माइनस का है साइन, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इसी तरीके से लिखा है, तो यहां से कॉमन 1 ले लिया जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्मेट में ये है उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, अगर हम लोग 1 को कॉमन ले लेंगे 2x - 3 एज इट इज हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में, किन दोनों टर्म्स में, ये बीच में प्लस होगा, इसमें और इसमें दोनों में कितना कॉमन है 2x - 3, इसको निकाल लीजिए। 2x - 3 निकाल लिया है हमने, तो कितना अंदर बच रहा है 3x + 1। आपको पता है इन दोनों को हम लोगों को 0 के इक्वेट करना है, 0 के बराबर करना है और वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। निकालिए, यहां से अगर निकलेगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2
और यहाँ से निकलेगी तो कितनी आ जाएगी, -1/3। अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि इनके जो संबंध हैं वो सही है कि नहीं। सबसे पहले अल्फा और बीटा का हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, और इसको अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/, अगर हम लोग इसको इससे गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/2। -3/6 लिखते और फिर काटते वही आ जाता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। -1/2 ये हो गया। अब हम लोग को c/a देखना है। c कितना है, c है हमारे पास -3, हम लोग c/a देख रहे हैं, तो c कितना है, -3, a कितना है, 6। अभी आपने देखा था यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी थी, -3/6, तो ये भी 3 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1/2, बराबर है, ये सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनका सम, इसको और इसको सम करेंगे। अब 3/2 और -1/3 इसका सम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसी में समस्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसी को करके मैं आपको दिखाता हूँ। करते कुछ नहीं है, आपको पता है किस तरह से होना है। पहले मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल लिखता हूँ। हम लोग कर क्या रहे हैं, 3/2 प्लस लिखेंगे, उसके बाद -1/3 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो डायरेक्ट कितना आ गया, 1/3। अब हमको इनका एलसीएम लेना पड़ता है। ये दोनों आपको पता है कैसे नंबर है, प्राइम संख्या या भाज्य संख्या, इनका एलसीएम इनका मल्टीपल ही होता है। इनका मल्टीपल कितना हो गया, 6, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7/6। यानी कि अल्फा और बीटा कितना आ गया, 7/6। और -b/a देखते हैं, हम लोग -b/a देख रहे हैं। -b मैंने आपको बताया है साइन के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर b कितना है, -7, यानी कि -7, और a कितना है, 6 लिख दीजिए। ये भी कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 7/6, ये भी सही है। ये सही आना जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि आपने जो शून्यक निकाले हैं, जो जीरोस फाइंड किए हैं, वो सही है। क्योंकि ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, यही इसका बेसिक है। इसको हम लोग मूल भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था रूट्स बोलते हैं। क्यों मूल बोलते हैं, मूल मतलब रूट मतलब जड़, मतलब उसी से आप इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। ये फॉर्म करने का एक फॉर्मूला है जो आपके सामने दिया हुआ है, तो इसी तरीके से इसको हम लोग करते हैं, इसीलिए इसको वेरीफाई करना जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4u² + 8u। यहाँ पर आपको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी करना कुछ नहीं होता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट इतना सिंपल होना चाहिए। हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, शून्यक। शून्यक का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में कुछ जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हम लोग रख देंगे, +8u। अब देखिए इसमें करना क्या है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने का मतलब यही होता है, जीरोस का मतलब यही है, शून्यक का मतलब यही है कि अगर आप u की जगह पर वो वैल्यू रख दें जो शून्यक है, उसका मान रख देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को फॉलो करना है। केवल कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, केवल 2 ही टर्म है, उसमें भी ये आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम लोग जो करते हैं वही करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। आप देख रहे हैं 8u है, 4u² है, 4 दोनों में है क्योंकि 8 को 4 × 2 लिखते हैं, और यहाँ पर u² है, तो इसका मतलब 4u तो यहाँ से कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, ये u है, अंदर क्या बचा, u + 2, ये 4u है, u + 2, 2 हमारे पास टर्म्स आ गए। अब हम करते क्या है, जीरोस फाइंड करने के लिए इसको जीरो को इक्वेट करते हैं, 4u u + 2 = 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मतलब इसका यही है कि इसको हम लोग इंडिविजुअली 0 के बराबर करेंगे। तो एक को अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी आएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो कितने शून्य हो गए हमारे पास, 0 और -2। अब देखिए यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मतलब क्या हुआ, c/a बोल रहा है,
सी, हमारे पास ए तो है 4 लेकिन सी नहीं, सी नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 0 क्योंकि वो है ही नहीं। तो सी का मान कितना है यहाँ पे 0। तो अगर हम लोग मूलों का गुणनफल करेंगे यानी कि 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से सी बाई ए निकालेंगे यानी कि 0 के अपॉन में कुछ भी ये हो जाएगा कितना 0। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b बाई ए। पहले हम लोग यहाँ पर अल्फा और बीटा निकालेंगे तो -2 + 0 कितना हो जाएगा -2 -b बाई ए। तो -b बाई ए मतलब कितना हो जाएगा -8/4। ये कितना हो जाएगा -2। आप देख रहे हैं कि बराबर है, इसका मतलब इसके संबंधों की सत्यता की हमने जांच कर ली, संबंध सही है, हमने जो शून्य निकाले थे वो भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5t² -15। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ से कांस्टेंट टर्म गायब था, कांस्टेंट टर्म नहीं था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b वाला टर्म यानी बीच का टर्म एक तो स्क्वायर का हो गया है, एक डिग्री का होता है सिंगल, वो वाला गायब है, सीधे कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका बड़ा आसान होता है। इसके लिए आपको अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आना चाहिए, a² - b²। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी क्योंकि इसमें t² है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता है कि वो तब नहीं होती है जब a की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। जब हम लोग इसको a² - b² पे खोलते हैं तो क्या होता है a + b a - b। इसी बेस पे हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को a की जगह दिख रहा है कि t है, लेकिन b की जगह कौन है। मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a और b की बात कर रहा हूँ, हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पर a की वैल्यू t हो गई, हमको पता है, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू t है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 15 है, 15 को हम लोग √15 इंटू √15 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 15 होती है। यही हम लोगों को यहाँ पे लेना भी है। तो b की वैल्यू हो गई √15, यानी कि अगर हम लोगों ने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हो गया t + a t + √15 और a - b t - √15। अब आपको पता है जीरोस फाइंड करने हैं, शून्य फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं, मूलों का पता करना है। इसको 0 के इक्वेट करेंगे, कर दीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब इसको करेंगे 0 के इक्वेट तो यहाँ पे √15 इस साइड प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपको 2 रूट्स मिल गए, 2 जीरोस मिल गए, माइनस का √15 और प्लस का √15। अब हमको इसको वेरीफाई भी करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √15 का मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -15। अब अगर हम लोग देखें सी बाई ए, सी यहाँ पर हमको दिया हुआ है -15। आपको पता है कि हम लोग इसको साइन के साथ लेते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम लोग ए और बी को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी बोलते हैं, बीच वाले को बी बोलते हैं, और जो स्क्वायर वाले के साथ होता है ए होता है। तो सी बाई ए -15/1 यानी कि कितना हो गया -15, यही आ रहा था। तो ये एक सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए अगला करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि +√15 में -√15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब -b/a, अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। यहाँ पे आपको पता है b नहीं दिया है तो b 0 हो गया। अब 0
जीरो के अपॉन कुछ भी हो गया, जीरो जीरो माइनस या प्लस नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो दोनों में नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, जीरो जीरो होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी हमारा उतना ही आ गया जितना कि माइनस बी बाई ए आ रहा था। तो ये हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया, ये ट्रू है कि नहीं। इनका जो रिलेशनशिप है इनके कॉफिशिएंट के साथ, यानी कि जो जीरोस का रिलेशनशिप कॉफिशिएंट्स के साथ है वो ट्रू है कि नहीं, उसको हमने यहाँ पर देख लिया, वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो ट्रू है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 2। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, वो मैंने आपको करने के लिए छोड़ा हुआ है, आप भी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और इतने ही क्वेश्चन क्या है, आपके पास और भी नोट्स होते हैं या बुक्स होती हैं, उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। हमारे यहाँ केवल बता देने से आपको नहीं आ जाएगा, हमारे साथ साथ आपको पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद की प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ लेक्चर देता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ आ गया है, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आप अच्छे होते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हों। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हम लोग सवाल करते हैं तो सवाल पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में हमको यही पता करना होता है क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि कैसे उसको निकालेंगे। तो दिया हुआ यही है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसका मतलब आपको पता है कि यही लोग शून्यक हैं हमारे, अल्फा और बीटा, यही जीरोज हैं। तो जीरोज का सम और मल्टीपल दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। अब देखिए पहले कौन सा दिया हुआ है, योग, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बाद वाली वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, अल्फा और बीटा को। हमको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण निकाल के देनी है। द्विघात समीकरण के लिए आप जानते ही हैं कि ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट होता है। अब इसी स्वरूप को हम लोग आधार बनाकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें सब कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फा बीटा यहाँ पे रख देना है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा का प्रोडक्ट रख देना है और इसको कर लेना है, कुछ करना नहीं है इसमें। लेकिन k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू कुछ ऐसे ही हम लोग लेते हैं, ये पूरी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हम लोगों को रूट्स दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहला वाले में देखिए, तो यहाँ हमको पता है पहले क्या दिया हुआ है, सम दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 1/4, और अल्फा बीटा कितना हो गया -1। अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर उसी तरह से रहेगा। वैल्यू किसकी रखनी है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, और इसके साथ में क्या होता है एक्स प्लस, अब लास्ट में क्या होता है अल्फा और बीटा का मल्टीपल। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस क्या है, ये प्लस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। अभी ये अपॉन में 4 है, क्या करेंगे हम लोग इसको, कुछ ऐसा कर दें, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये 4 सब जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया 4, लेकिन फिर भी 4 नीचे रहेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, 4 चला जाएगा। अब देखिए 4 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं से हमको एक आइडिया लग रहा है कि k की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेंगे, क्योंकि k ही तो अंदर पूरी जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेंगे तो अंदर 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ वाला 4 हट जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं रखते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म जो हमारी बनी है उसमें बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 4 लेने पर k = 4 ले लीजिए, और आपको पता है कि k का सब में मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, 4x² माइनस, यहाँ पे 4 ऊपर आएगा और नीचे 4 है, कैंसिल हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा तो -4। तो यही वो इक्वेशन है जो हमको बनाने की, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि k को हम लोग किस तरह से लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है √2 है, सॉरी, और 1/3 है। तो देखिए इसमें भी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा।
अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है, ये कितना है 1/3। फिर से सेम काम करना है, वही काम करना है। इसी इक्वेशन को हम लोग देखते हुए इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। शुरू में हमें के की वैल्यू पता नहीं होती है, कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 1/3 हो गया। अब इसमें भी आपको पता है कि k को हमको सब में मल्टीप्लाई करना है। k की कोई ऐसी वैल्यू लें कि इन सब में मल्टीप्लाई हो और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू नीचे से 3 हट जाए। तो इसके लिए सबसे सटीक वैल्यू क्या हो रही है, k की वैल्यू 3 हो सकती है। तो अगर हम लोग k बराबर 3 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3x² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -3√2x और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। यही हमारी इक्वेशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 0 है और √5 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया है और यही कर लेते हैं, जगह है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है कितना √5। इसी इक्वेशन में जो जो जैसे जैसे दिया है उसको हम लोग पुट कर लेंगे। के बाहर रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। जब यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे और इसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ये टर्म बीच वाला 0 हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये वाला टर्म गया यहाँ से। लास्ट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो प्लस करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ये अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू हम लोग क्या लें, यहाँ पर कुछ भी अपॉन में नहीं है। आप k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये पूरा एज इट इज बना रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, k की वैल्यू 1, क्योंकि k यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर अपॉन में कुछ है नहीं। अगर हम लोग k की वैल्यू कुछ और भी लेते हैं, हम लोग 1 ले रहे हैं, कुछ और भी लेते हैं, तो हमको दोबारा से जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इनका सम और इनका मल्टीप्लिकेशन यही आना चाहिए और इसके मल्टीप्लिकेशन पे फर्क पड़ जाएगा अगर 1 के सिवाय कुछ और लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर 1 लेंगे। आई बात समझ में? जब हम लोग के यहाँ पर 1 लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन। नेक्स्ट, ये 5th क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है क्योंकि 4th क्वेश्चन इजी है, वो एक आपका जनरल फॉर्म होता है। इसके सिवाय भी जो क्वेश्चन और मैंने नहीं इसमें लिए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, क्योंकि इन क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। बस अपने जो फॉर्मेट है हमारा फॉर्मूले का, जो स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला बना हुआ था, इसमें हम लोगों को केवल वैल्यू पुट करनी है। इसमें हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी नहीं, शून्यकों का योग और गुणनफल को यहाँ रख देना है और उसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, एक सामान्य इक्वेशन के रूप में बना लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कितना, -1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। हम लोग ले लेते हैं उसी तरीके से, k x² एज इट इज रहेगा माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे -1/4 और एक माइनस ये फॉर्मूले का होता है, ये -1/4 यहाँ पे रखेंगे और इस माइनस के साथ वो माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा प्लस। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको मैंने समझा दिया है। और फिर कितना हो जाएगा x लास्ट में प्लस अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। अब यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि ही हमको पता है अंदर मल्टीप्लाई होगा, के की कोई ऐसी वैल्यू असाइन कर दें कि मल्टीप्लाई जब हो तो ये अपॉन में से 4 हट जाए। तो k की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेंगे और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा k यानी 4, तो कितना हो जाएगा 4x²। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा k, तो k/4 यानी 4/4, k की वैल्यू 4 ली है तो 4/4 कैंसिल होके सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पर अगर k की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4/4 तो ये भी कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो जो हमको इक्वेशन निकालनी थी वो सारी इक्वेशन हमने निकाल ली।
इतने सवालों में तो आपको मैंने केवल बुक के हिसाब से बताया है, लेकिन अभी और भी सवाल है, हम लोग बहुत सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे और उनमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी जो भी सवाल आपको मिलते हैं इन पर बेस उसको करिए और उसमें निकालने का तरीका देखिए। जब मैं आगे आगे आपको बताऊंगा तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरीके से, जैसे यहाँ पर जो सवाल अभी तक हम लोगों ने किए हैं इनमें जो भी वैल्यूज हैं, जैसे 8 रहा है या 6 या 7, ऐसी वैल्यूज हैं जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कई बार बड़ी वैल्यूज भी होती हैं और उनको हम लोगों को अल्फा और बीटा निकालना होता है, या फिर यहाँ पर इस इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बनानी होती है। उसको कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन जब आता है तो थोड़ा सा वो चीज़ टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। कुछ तो बना लेते हैं लेकिन कुछ के लिए दिक्कत होती है, तो उसको भी हम लोग करेंगे आगे चल के, उसको भी देखेंगे और उसको किस तरह से करना है ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके मैथ्स में। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।